हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एपीओ के लिए। राजस्थान का जो दो लोकल एक्ट हैं, एक तो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 और दूसरा है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यादेश अधिनियम 2022। तो यहाँ पर दोनों अधिनियम को इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत इसके कंप्लीट जो अपने भी एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न बन सकते हैं उस सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि दो अधिनियम हैं, दोनों में से पहले का जो उद्देश्य है वो है कि राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं, खास करके एकेडमिक एग्जाम जो है, उसके अंतर्गत कोई भी अनफेयर मीन्स का प्रयोग ना हो सके, उसका पेपर लीक वगैरह की घटनाएं ना हो सके, उनको रोकने के लिए बनाया गया। बाद में जो भर्ती परीक्षाएं हैं, रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत सारे इस तरीके की घटनाएं घटित होने लगी, पेपर लीक या इस तरीके की अनफेयर मीन्स का प्रयोग करने की घटनाएं बढ़ने लगी। तो उसको जो है रोकथाम करने के लिए यहाँ पर 2022 में एक नया अधिनियम बनाया गया है। उसको जो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 कहा जाता है। इन दोनों ही अधिनियमों को इस एक वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम 1992 के अधिनियम को देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है 2022 का जो नया वाला नियम है, जो कि रिक्रूटमेंट में जो है प्रिवेंशन की बात कर रहा है, उसको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है इसमें कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, इसे राज्यपाल की अनुमति इसको कब प्राप्त हुई है, या इस पर राज्यपाल ने कब हस्ताक्षर किया है, या दूसरे शब्दों में देखा जाए या पूछा जा सकता है कि यह जो है अधिनियम बन करके कब तैयार हुआ है। तो यह जो है 8 नवंबर 1992 को बन करके तैयार हुआ, इसलिए क्योंकि इसी दिन इस पर राज्यपाल की अनुमति या उनका हस्ताक्षर जो है वह किया गया है। तो यहाँ पर यह जो अधिनियम का तिथि है यह महत्वपूर्ण है। दूसरी तिथि इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है 11 नवंबर 1992। तो इस तारीख को यह जो राजस्थान का गजट है उसके अंतर्गत पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, इसका विस्तार कहाँ तक है। तो विस्तार और इसका नाम और इसका संक्षिप्त नाम और प्रसार यह आप देखेंगे तो धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है और इसी के अंतर्गत दूसरे खंड के अंतर्गत अर्थात धारा 1 खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण राजस्थान में होगा। तो यह जो है संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में परीक्षा केंद्र को परिभाषित किया गया है। तो परीक्षा केंद्र को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इसके लिए आपको धारा 2 को देखना है। धारा 2 के अंतर्गत कुल 4 परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहली परिभाषा है वह जो है धारा 2A, वह परीक्षा केंद्र को जो है परिभाषित करती है। तो परीक्षा केंद्र से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो परीक्षा केंद्र है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जो है परीक्षा आयोजित की जाती है वह तो शामिल है ही, उसके साथ साथ उसका जो कैंपस है, मान लीजिए एक कैंपस है और इस कैंपस के अंतर्गत 2-3 कमरे हैं और इन्हीं कमरों के अंतर्गत जो है परीक्षा बैठ करके दी जा रही है। तो केवल यही 4 कमरे ही नहीं आते, बल्कि यह पूरा जो कैंपस है इसको भी परीक्षा केंद्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस परिभाषा से यह बात स्पष्ट होती है। इसलिए इसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वहां पर यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में सार्वजनिक जो परीक्षा है इसका प्रावधान किया गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो है परिभाषा दी गई है। तो सार्वजनिक परीक्षा कौन कौन सी कही जाएगी, उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो धारा इसके लिए 2 खंड ख को देखेंगे या 2B को देखेंगे तो यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। परिभाषा ये बताई गई है कि सार्वजनिक परीक्षा से इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची में जो परीक्षाएं बताई गई हैं वही सार्वजनिक परीक्षा होती हैं। तो अंतर्गत 3 जो है सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। पहला है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परीक्षा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। दूसरी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। और तीसरी है कि राज्य में किसी स्वायत्त महाविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। तो सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत यह 3 परीक्षाएं आती हैं और तीनों परीक्षाओं के बारे में जो है इसकी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, तो इसको अगर कभी पूछा जाए
तो एक अनुसूची दी गई है और उस अनुसूची के अंतर्गत ये बताया गया है कि कौन कौन सी परीक्षा को हम सार्वजनिक परीक्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा से कौन सी परीक्षा अभिप्रेत है। तो जैसा कि आपने अनुसूची में देखा, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, अर्थात इसमें हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आती हैं। दूसरा है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा। अब यहाँ पर जो शब्द है वह भारत में विधि द्वारा स्थापित और राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित, इस शब्द को लेकर के आपसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा है तो वह इस अधिनियम के पर्पज के लिए कोई पब्लिक एग्जामिनेशन या सार्वजनिक परीक्षा समझी जाएगी। तीसरा है कि राज्य का कोई स्वायत्त महाविद्यालय है तो उसके द्वारा अगर कोई परीक्षा संचालित की जाती है तो उसको भी क्या समझा जाएगा, सार्वजनिक परीक्षा की श्रेणी में समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 की किस धारा में अनुचित साधन शब्द को परिभाषित किया गया है, तो या इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसकी जो तीसरी परिभाषा है, अर्थात धारा 2 खंड सी के अंतर्गत अनुचित साधन शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अनुचित साधन से क्या तात्पर्य है, तो किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह लिखित रूप में या अभिलिखित अर्थात रिकॉर्डेड रूप में या प्रिंटेड रूप में, किसी भी तरीके से अगर कोई अप्राधिकृत सहायता दी जाती है तो वह क्या होगा, अनुचित साधन समझा जाएगा। तो इसके अंतर्गत दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से भी सहायता की जाती है। तो यह सब क्या होगा, अनुचित साधन या अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में अनुचित साधन से अभिप्रेत है किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी व्यक्ति के द्वारा अनुचित रूप से की गई अप्राधिकृत सहायता। तो यह ध्यान रखना है, अगर वह सहायता प्राधिकृत रूप से अर्थात विधि के द्वारा विहित तरीके से अगर की जा रही है तो वह जो है आपका अनफेयर मीन्स के अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन अगर वह अनुचित रूप से दी जा रही है, अप्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, तो वह जो है क्या होगी, अनुचित साधन होगा। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ऐसा जो सहायता है अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो दी जा रही है वह किस रूप में हो सकती है। तो वह लिखित हो सकती है अर्थात रिटन में हो सकती है, रिकॉर्डेड अथवा अभिलिखित रूप में हो सकती है, या प्रिंटेड रूप में हो सकती है, अर्थात इनमें से किसी भी रूप में वह जो है सहायता हो सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुचित साधनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है किस धारा के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है धारा 3 के अंतर्गत इसको प्रतिबंधित किया गया है और इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा, और अगर ऐसा वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो 3 की जो उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए धारा 6 के अंतर्गत क्या है, सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सजा कितनी हो सकती है, अगर कोई धारा 3 का उल्लंघन करता है तो धारा 6 के तहत उसको सजा दी जाएगी, और ऐसी सजा कितनी होगी, तो 3 वर्ष से जो तक का जो है वहां पर कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माने की सजा कितनी हो सकती है, 2,000 रुपए। तो यह ध्यान रखना है, या दोनों को से दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 3 के अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अनुचित साधनों का सार्वजनिक परीक्षा में कोई प्रयोग नहीं करेगा। अगर वह करता है तो उसकी सजा धारा 6 के अंतर्गत दी जाएगी, और 6 के अंतर्गत की कितनी सजा दी गई है, तो 3 वर्ष तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों की वहां पर सजा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की धारा 4 ए के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय के पूर्व कौन से कार्य नहीं कर सकता है। तो धारा 4 के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न पत्र का अपराधिकृत कब्जा या अपराधिकृत रूप से उसको प्रकट करना। तो अगर किसी अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा या अपराधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र का कोई व्यक्ति कब्जा प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर वह जो है प्रतिबंधित कार्य है, और उसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो उसके लिए सजा भी कहाँ भी दी गई है, धारा 4 के अंतर्गत 6 के अंतर्गत उसके लिए पनिशमेंट की बात की गई है। तो आपका प्रश्न यह है, धारा 4 ए के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व कौन से कार्य नहीं कर सकता है।
तो यहाँ पर न तो वह ऐसे प्रश्न पत्र की कोई कॉपी को प्राप्त कर सकता है, न तो उसकी जो है प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है और न ही उसको कब्जे में ले सकता है। अर्थात इसमें से कोई भी कार्य कोई व्यक्ति वह नहीं कर सकता। कब? जबकि वह इसके लिए प्राधिकृत नहीं है। अगर वह प्राधिकृत है तब तो वह जो है प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकता है। उसको पाने का प्रयास भी कर सकता है, अपने कब्जे में भी रख सकता है। लेकिन अगर वह इसके लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह नियत समय से पहले इन सब में से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में परीक्षा कार्यग्रस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम के बारे में प्रावधान किया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि अप्राधिकृत कोई व्यक्ति है वह प्रश्न पत्र को प्रकट नहीं कर सकता है। लेकिन धारा 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को यह कार्य दिया गया है कि आप परीक्षा के संदर्भ में कोई कार्य उसको न्यस्त किया गया है। न्यस्त से तात्पर्य यह है कि उसको विश्वास के रूप में, इस विश्वास के साथ वह कॉपी प्रदान की गई, पेपर प्रदान किया गया कि ऐसा व्यक्ति उसको सुरक्षित रखेगा और ऐसा जो कार्यग्रस्त व्यक्ति है वह उसको क्या करता है, पब्लिक कर देता है, उसको प्रकट कर देता है, उसकी गोपनीयता भंग कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो कार्य है उसका धारा 5 के अंतर्गत अपराध होगा और 5 के अंतर्गत अपराध होगा तो इसकी सजा जो है धारा 6 के अंतर्गत दूसरे खंड में बताई गई है और धारा 6 के दूसरे खंड के अंतर्गत उसको सजा कितनी दी जाएगी? तो वहां पर 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना उसको जो है, या नहीं बल्कि और, तो 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और प्लस इसको जो है 10,000 रुपए तक का जुर्माने की सजा उसको दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि धारा 3 का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए जो सजा होगी वह कितनी होगी? 3 वर्ष तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना। लेकिन अगर धारा 4 और धारा 5 का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सजा होगी वह 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत परीक्षा कार्य न्यस्त व्यक्ति के द्वारा परीक्षा से संबंधित जानकारी को प्रकट की जाती है तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो यही अपनी आपने आपने देखा है कि अगर परीक्षा के कार्य में कोई व्यक्ति न्यस्त है अर्थात उसको विश्वास के रूप में वह कार्य जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको उचित तरीके से पूरी गोपनीयता के साथ इसको जो है संपन्न कराएंगे, लेकिन वह जो है पब्लिक कर देता है या उस पेपर को लीक कर देता है तो उसके लिए सजा कहाँ दी गई है? धारा 6 के अंतर्गत दूसरे खंड में दी गई है और वहां पर सजा बताई गई है न्यूनतम 5 वर्ष तक का कारावास जो कि 7 वर्ष तक हो सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। अर्थात इन सभी दंड से उसको दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कोई राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करके सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या उसका प्रयास करता है या दुष्प्रयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो धारा 6 के पहले खंड के अंतर्गत आपने देखा कि उसको जो है कितनी सजा दी जाएगी? तो 3 वर्ष तक का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धारा 3 का उल्लंघन करने पर सजा कहाँ दी जाएगी? धारा 6 के अंतर्गत। धारा 4 और 5 का उल्लंघन करने पर वह भी सजा धारा 6 के अंतर्गत ही है, दूसरे खंड में जो है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जब कोई अपराधिकृत व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह वितरण के लिए नियत समय से पूर्व प्रश्न पत्र को प्राप्त करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो यहाँ पर आप देखें, अगर कोई व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति क्या है? अपराधिकृत है अर्थात उसको विधि के द्वारा प्राधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि वह कोई प्रश्न पत्र जो है समय से पहले प्राप्त करे, लेकिन वह प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसने धारा 4 का उल्लंघन किया है और धारा 4 का उल्लंघन किया है तो इसलिए अब वह उसके लिए पनिशमेंट कहाँ दिया जाएगा? धारा 6 के खंड 2 के अंतर्गत उसके लिए सजा की बात की गई है। तो सजा कितनी होगी? तो यहाँ पर सजा कितनी हो सकती है? 5 वर्ष तक का कारावास न्यूनतम और अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी उसको कितना? 10,000 रुपए। तो यह सभी पनिशमेंट उसको दिया जाएगा और यहाँ पर उल्लंघन कौन सी धारा का हुआ है? धारा 4 का हुआ है। तो धारा 5 के अंतर्गत भी आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो है परीक्षा का कार्य उसको न्यस्त किया गया है और उसने क्या किया कि उसको प्रकट कर दिया या लीक कर दिया है तो ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट की बात की गई है। और आपको ये भी ध्यान रहे कि आप जो अधिनियम पढ़ रहे हैं यह केवल एकेडमिक एग्जामिनेशन के पेपर लीक की बात कर रहा है। यह रिक्रूटमेंट या भर्ती परीक्षा की
पेपर लीक की बात नहीं कर रहा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वह 2022 में एक नया अधिनियम बनाया गया, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यय उपाय अधिनियम 2022। तो यह आप जो है जो अधिनियम पढ़ रहे हैं, यह एकेडमिक एग्जाम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट कारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्रों की चोरी करता है या उद्यापन करता है, अर्थात किसी से डरा धमका करके प्रश्न पत्र प्राप्त कर लेता है, या लूट करता है या लूटने का प्रयास करता है, इस तरीके कोई भी कार्य अगर वह करता है, तो वहां पर उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 6A के अंतर्गत दिया गया है। और 6A जो है यह 1992 से नहीं था, बल्कि इसको 2002 में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस धारा को भी, इसके प्रावधानों को भी याद रखना है कि यह जो है धारा कब जोड़ी गई है, 2002 में इसको जोड़ी गई है। और धारा कौन सी है, तो धारा 6A है या 6 कह सकते हैं। इसके लिए सजा कितनी होगी, तो इसके लिए सजा जो है वह 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना कितना हो सकता है, तो जुर्माना जो है 15,000 से लेकर के 1 लाख 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इस प्रकार से यहाँ पर सजा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, जो कोई लोक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट जो है वह परीक्षा समाप्त होने से पहले करता है, तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो परीक्षा समाप्त होने के बाद जो है वह चोरी लूट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि परीक्षा जो है वह संपन्न हो चुकी है। तो परीक्षा होने के पहले ही अगर कोई व्यक्ति जो है पेपर का लूट लेता है या उद्यापन करता है या चोरी कर लेता है, तो उसके लिए सजा आप देख रहे हैं, धारा 6A के अंतर्गत दिया गया है, 6A के अंतर्गत दिया गया है, और यह धारा 2002 में जोड़ी गई है। इसको भी एक साथ इसी के साथ साथ पढ़ते चलेंगे। और उसके लिए सजा कितनी होगी, तो इसके लिए जो सजा होगी 6A के अंतर्गत दिया गया है, 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, अर्थात न्यूनतम 5 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास, और प्लस जुर्माना कितना होगा, 15,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि यह जो जुर्माने की सजा है, यह सजा जो है कारावास के साथ साथ है, या में नहीं है, बल्कि और शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की किस धारा में मृत्यु या उपहत कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 7 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। धारा 7 में ये बताया गया है कि जो कोई किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उपहत कारित करने या हमला करने के लिए किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने या इस तरीके से जो है भय पैदा करके और कोई अपराध करता है, तो कौन सा अपराध, जो अपराध धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय है। तो धारा 6 के अंतर्गत धारा 3, 4, 5 के तहत जो कार्य हैं वह अगर कोई किया जाता है, तो धारा 3 के तहत कौन से कार्य हैं, तो 3 के तहत यह है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित साधनों का प्रयोग करता है और किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति या एग्जामिनर है या टीचर है उसको रोकता है, तो वह उसको जान से मारने की धमकी देता है या उपहति कारित करने की धमकी देता है, या जो प्रश्न पत्र है उसको अपराधिकृत रूप से उसका कब्जा प्राप्त कर लेता है, या कोई व्यक्ति है जिसको पेपर न्यस्त किया गया है कि आप इसका शुचिता पूर्वक परीक्षा संपन्न कराएं, वह परीक्षा कराने के बजाय पेपर को जो है लीक कर देता है, तो इस तरीके कार्य वही कोई करता है और उसके एवज में वह मृत्यु आदि की धमकी भी देता है, तो यहाँ पर जो है सजा धारा 7 के अंतर्गत उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और सजा कितनी हो सकती है, तो वहां पर जो सजा होगी वह 3 वर्ष तक का कारावास होगा, और जो जुर्माना होगा वह 5,000 रुपए तक। तो 3 वर्ष तक का यहाँ पर कारावास और प्लस जुर्माना कितना होगा, 5,000 रुपए तक का जुर्माने की सजा यहाँ पर धारा 7 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 की धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या हमला कारित करता है या उससे सदोष अवरोध में डालने के लिए तैयारी करता है, तो उसको कितने वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो यहाँ पर सजा कितनी है, तो 3 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, और 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अर्थात इन दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। प्रावधान धारा 7 में दिया गया है। अगला प्रश्न है,
अधिनियम की किस धारा में अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान धारा 8 में किया गया है। और ऐसी अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? तो वह शक्ति जो है वह राज्य सरकार के पास प्राप्त है। तो यहाँ पर धारा 8 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। और इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 8 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? तो धारा 8 के अंतर्गत आपने देखा ऐसी शक्ति प्रदान की गई है और वह प्रदान की गई है राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, अधिनियम की अनुसूची में वर्णित किन शिक्षण संस्थाओं को रखा गया है? तो यहाँ पर एक ही अनुसूची है और वह अनुसूची के अंतर्गत कुछ शिक्षण संस्थाओं के बारे में बताया गया है। और यह बताया गया है कि इन शिक्षण संस्थाओं से की जो परीक्षाएं हैं उससे कोई भी पेपर वगैरह लीक नहीं होगा या अनुचित साधनों का प्रयोग आदि नहीं किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा है तो कौन सी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कोई परीक्षा, किसी स्वायत्त कॉलेज के द्वारा कराई गई कोई परीक्षा, अर्थात इनमें से कोई भी जो शिक्षण संस्थान है, कोई भी जो संस्थान है, इनका जो कोई पेपर लीक वगैरह होता है इसको यहाँ पर दंडनीय बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न मैक्सिमम बन सकते थे और इससे बाहर इसमें शायद ही कोई प्रश्न पूछा जाए क्योंकि 8 ही धाराएं हैं और 8 धाराओं के अंतर्गत इतनी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उनको हमने 8 धाराओं को 20 प्रश्न के रूप में यहाँ पर शामिल किया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अभी तक आपने देखा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 को। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापन अधिनियम 2022 को। आइए देखते हैं इसके प्रश्न किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापन, तो यह भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापन अधिनियम 2022। तो 2022 की अगर बात की जा रही है तो आप इतना समझेंगे कि यह भर्ती में जो अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है प्रावधान की बात की जा रही है, उस अधिनियम की बात की जा रही है क्योंकि 1992 का भी अधिनियम है और 2022 का भी अधिनियम है। तो अगर 2022 के अधिनियम की बात की जा रही है तो आपको यही समझना है कि यह रिक्रूटमेंट में जो इस तरीके के जो अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया जाता है उनको रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। तो इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 5 अप्रैल 2022 को इसे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि 5 अप्रैल 2022 को यह अधिनियम पूरी तरीके से बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 यह कब से लागू हुआ है? तो अगर लागू करने की बात करें तो 5 अप्रैल को यह बनकर के तैयार होता है और 6 अप्रैल 2022 से यह अधिनियम जो है वह लागू हुआ है या प्रवर्तन में आया है कह सकते। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापन अधिनियम 2022 में सार्वजनिक परीक्षा का संचालन यह किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो सार्वजनिक परीक्षा का संचालन यह किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा बाकायदा दी गई है। चूंकि धारा 2 जो है वह परिभाषा खंड है और इसके अंतर्गत जो है अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और इसमें कुल लगभग 6 परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहली परिभाषा जो है वह है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन या सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। तो 2A के अंतर्गत यह परिभाषा दी गई है और इसमें यह बताया गया है कि ऐसे प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, OMR शीट और परिणाम पत्रक की तैयारी करना, उसका मुद्रण करना, पर्यवेक्षण करना, कोडिंग प्रक्रिया, भंडारण, परिवहन, संग्रहण, ये सब जो है क्या है सार्वजनिक परीक्षा का जो संचालन है उसी के अंतर्गत आता है। तो कभी भी अगर आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश किया जाए कि अगर मान लीजिए कि OMR शीट की बनाने की तैयारी की जा रही है या उसका परिवहन किया जा रहा है, यह किस परिभाषा के अंतर्गत आएगा? तो क्या वह परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आएगा, परीक्षा का संचालन के अंतर्गत आएगा या परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आएगा, ये किस में आएगा? तो यहाँ पर आपको इसके शब्दों को ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 2A में सार्वजनिक परीक्षा का संचालन में क्या शामिल है? तो प्रश्न पत्र चाहे या उत्तर पत्रक या OMR शीट, इसका मुद्रण करना, पर्यवेक्षण, कोडिंग प्रक्रिया यह आती है इसके अंतर्गत, आपने देखा है। उसके अलावा परिणाम पत्रकों की तैयारी करना, उसका भंडारण करना, परिणाम की घोषणा करना,
यह सभी जो है किसमें आता है, तो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ सकता है, तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर परीक्षा के परिणाम की घोषणा करना, यह किसके अंतर्गत आता है, या परीक्षा का जो पेपर है उसका मूल्यांकन करना किसमें आता है, ये सारी परिभाषा, तो खास करके जो पहली परिभाषा है, इसके आपके प्रत्येक शब्दों को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 2B में परीक्षा प्राधिकारी में कौन शामिल नहीं है? तो परीक्षा प्राधिकारी की जो परिभाषा है वह दी गई है धारा 2 उपधारा बी के अंतर्गत या उपधारा ख के अंतर्गत, और यहाँ पर यह बताया गया है कि अनुसूची 1 में जो प्राधिकारी बताए गए हैं वही उनसे क्या है, वही जो है परीक्षा प्राधिकारी कहलाएंगे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 2 अनुसूचियां दी गई हैं। पहली अनुसूची के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी के बारे में बताया गया है कि कौन परीक्षा प्राधिकारी होगा। तो परीक्षा प्राधिकारी या एग्जामिनेशन अथॉरिटी से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जैसे लोक सेवा आयोग है, हाई कोर्ट है राजस्थान का, कर्मचारी चयन आयोग है, या इस तरीके से जो भर्ती संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड है। तो जो भी संस्थाएं हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, भर्ती करती हैं कर्मकारों की, कर्मचारियों की, वह जो है परीक्षा प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पर कुल 10 संस्थाओं का नाम दिया गया है पहली अनुसूची के अंतर्गत। तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो राज्य के द्वारा वित्त पोषित विद्यालय जो है यह परीक्षा प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। दूसरा है राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर, यह जो है इसके अंतर्गत आता है परीक्षा प्राधिकारी में। इसके अलावा आप देखें राज्य के प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम, तो प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम जो है यह इसमें नहीं आते हैं, बल्कि जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं वह जो है पब्लिक सेक्टर के उपक्रम जो है वह परीक्षा प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम जो है वह परीक्षा प्राधिकारी में नहीं आते। इसके अलावा कोई सोसाइटी है, निगम है, स्थानीय निकाय है और राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्व के अधीन सभी जो पब्लिक सेक्टर हैं के उपक्रम हैं, यह सब परीक्षा प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरी अनुसूची को जब आप देखेंगे तो वहां से इसका उत्तर, पहली अनुसूची को देखेंगे तो वहां से इसका उत्तर मिल जाता है। तो अनुसूची 1 के अनुसार परीक्षा प्राधिकारी में कौन कौन शामिल है, एक स्थान पर इसको देख लेंगे बेहतर रहेगा। राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान का हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट किस लिए आता है, क्योंकि यह भी अपने कर्मचारियों की भर्ती करता है। यहाँ पर क्लर्कों की भर्ती है, समीक्षा अधिकारी की भर्ती है, 4th क्लास की भर्ती है, तो हाई कोर्ट डायरेक्ट उसको करता है। राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है अर्थात एसएससी है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी है, अभिकरण या भर्ती समिति है। राज्य के द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालय क्या है, अपने यहाँ जो टीचर हैं या जो अन्य स्टाफ हैं उनकी भर्ती खुद करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो यह भी अपनी भर्ती जो है अपने कर्मचारियों की भर्ती करता है। राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर है। राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर का कोई उपक्रम है, कोई सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर के उपक्रम जो है वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी है। तो इस प्रकार से कुल 10 जो है प्राधिकारी हैं जिनको परीक्षा प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है पहली अनुसूची के अंतर्गत, और इसके जो परिभाषा दी गई है परीक्षा प्राधिकारी की वह उसके अंतर्गत यही 10 प्राधिकारी आते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में परीक्षा केंद्र की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो परीक्षा केंद्र की जो परिभाषा है यह धारा 2C के अंतर्गत या धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। तो परीक्षा केंद्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 2 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार से जब आप राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 को पढ़ रहे थे, 1992 का जब अधिनियम आपने पढ़ा था, तो वहां पर भी परीक्षा केंद्र की परिभाषा दी गई थी। तो परीक्षा केंद्र की परिभाषा वहां पर 2A के अंतर्गत दी गई थी, और उसमें क्या बताया गया था, तो उस अधिनियम में यह बताया गया कि परीक्षा केंद्र से तात्पर्य जो कोई परीक्षा का कमरा है जिसमें परीक्षा हो रही है वो तो आएगा ही, उसके अलावा वह पूरा कैंपस आएगा जिसके अंतर्गत वह सेंटर स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा है उसको देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वह पूरा परिसर जो है शामिल है। तो यहाँ पर जो है आपको यह परिभाषा देखने को मिलती है।
तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, हालांकि परिभाषाएं आप देखेंगे तो बेहतर, उसको पढ़ लेंगे एक बार तो बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 2D में परीक्षार्थी या एग्जामिनी से अभिप्रेत है। तो कौन अभिप्रेत है? तो सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कौन व्यक्ति परीक्षार्थी कहलाएगा? तो परीक्षार्थी की परिभाषा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, वह 2D के अंतर्गत दी गई है और इसमें जो है ऐसा व्यक्ति आता है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी के द्वारा अनुमति प्राप्त है, पहली बात। दूसरी बात है, श्रुति लेखक के रूप में अगर कोई व्यक्ति उस परीक्षा प्राधिकारी के द्वारा जो है अधिकृत किया गया है तो वह भी जो है परीक्षार्थी समझा जाता है। इस प्रकार से यह दोनों ही व्यक्ति क्या समझे जाएंगे? परीक्षार्थी। इसका तात्पर्य क्या है? जिस व्यक्ति ने विधिवत फॉर्म अप्लाई किया है, अप्लाई किया उसके बाद उसके जो डिटेल है सब कुछ सही पाए जाते हैं तो उसको परीक्षार्थी के रूप में अनुमति प्रदान की जाती है कि आप जो है यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति पढ़ने या लिखने में असमर्थ है या बोलने से में असमर्थ है या उसके हाथ में कोई परेशानी है, वह लिख नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति दूसरा उसका सहायक के रूप में वहां पर जाता है और जो व्यक्ति परीक्षार्थी वास्तविक परीक्षार्थी है वह जो बातें बोलता है वही उसका सहायक उसको लिखता है, उसे ही श्रुत लेखक कहा जाता है। तो वह भी परीक्षार्थी के अंतर्गत आएगा। तो यह दोनों ही व्यक्ति परीक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 2E में सार्वजनिक परीक्षा से किसके लिए भर्ती परीक्षा अभिप्रेत है? तो 2E के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा की बात की गई है कि कौन सी परीक्षा या किसके लिए जो परीक्षाएं कराई जाएंगी उसको सार्वजनिक परीक्षा कहा जाएगा। तो सार्वजनिक परीक्षा कहेंगे किसको, इसके बारे में तो प्रावधान आपको अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलता है। वहां पर बताया गया कौन सी परीक्षाएं सार्वजनिक परीक्षा कही जाएगी, लेकिन ऐसी जो परीक्षा है वह किसके लिए कराई जाती है, किसके लिए भर्ती की बात की जाती है उस परीक्षा के तहत। तो किसी स्वायत्त निकाय के लिए जब कोई भर्ती परीक्षा कराई जाती है, किसी प्राधिकारी के लिए भर्ती, किसी बोर्ड या निगम के लिए कोई भर्ती की जानी है और उस भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित की जाती है, तो वह परीक्षा कौन सी होगी? जैसे कि अनुसूची 2 के अंतर्गत बताई गई है। तो इन सब के लिए या इनमें से किसी के लिए अगर कोई परीक्षा कराई जा रही है तो उसे सार्वजनिक परीक्षा कहा जाएगा। तो यह परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धारा 2E के अंतर्गत। तो ई से एग्जामिनेशन होता है और ई के अंतर्गत ही यह इसकी परिभाषा भी दी गई है, तो इसको भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो अनुसूची 2 को देखेंगे, यहाँ पर यह बताया गया है कि धारा 2E या 2 अंगा के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा से निम्नलिखित निकायों, प्राधिकारियों, बोर्ड या निगम के द्वारा आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है। तो कौन कौन सी इसमें परीक्षाएं आती हैं? तो लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, हाई कोर्ट के द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, एसएससी द्वारा संचालित परीक्षा, राज्य सरकार के द्वारा गठित किसी अन्य प्राधिकारी, अभिकरण या भारतीय समिति के द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोई भर्ती परीक्षा है, पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के द्वारा संचालित परीक्षा है, किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के द्वारा संचालित परीक्षा है, किसी सोसाइटी, निगम, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्व के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के द्वारा संचालित परीक्षा है या किसी अन्य जो है अभिकरण के द्वारा संचालित कोई परीक्षा है, यह सब जो है किसमें आती हैं? सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 2F में अनुचित साधन में सार्वजनिक परीक्षा में क्या शामिल है? तो 2F के अंतर्गत जो अनुचित साधन को परिभाषित किया गया है और वहां पर यह बताया गया सार्वजनिक परीक्षा में कोई अनुचित साधन का प्रयोग करता हुआ कब कहा जाएगा? तो तब कहा जाता है अगर वह अपराधिकृत सहायता लेता है। तो अपराधिकृत सहायता लेने से तात्पर्य यह है कि अगर वह जो वहां पर प्राधिकृत किया गया है इनकी सहायता के लिए उससे भिन्न किसी व्यक्ति से सहायता लेता है, अर्थात किसी बाहरी व्यक्ति से या किसी छात्र से कोई चीज वह पूछता है तो वह अपराधिकृत सहायता हुई और उसे अनुचित साधन के अंतर्गत समझा जाएगा। मान लीजिए वह किसी प्रश्न के संदर्भ में किसी बगल वाले छात्र से या किसी बाहरी व्यक्ति से कुछ चीजें पूछता है तो वह अनुचित साधन का प्रयोग करता हुआ समझा जाएगा। वहीं अगर उसको ओएमआर शीट भरने में कोई दिक्कत आ रही है, उसकी पेन नहीं चल रही है या इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो वह इन्विजिलेटर से जो सहायता लेता है, तो इन्विजिलेटर जो है वह प्राधिकृत है एक दायरे में रहते हुए उसकी सहायता करने के लिए। तो अगर अपराधिकृत व्यक्ति से सहायता लेता है तो उसको अनुचित साधन का प्रयोग करना समझा जाएगा। दूसरी बात है कि अगर अपराधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या
यांत्रिक उपकरण या गैजेट इसका उपयोग करता है, मान लीजिए वह स्मार्ट वॉच पहन करके जाता है और उसमें इंटरनेट से कनेक्टेड है और वहां से वह प्रश्नों को हल कर रहा है, या कैलकुलेटर लेके जाता है, मोबाइल फोन लेकर के जाता है, इस तरीके की चीजें लेकर के जाता है और ले जा करके वह वहां पर उसका उपयोग करता है उस परीक्षा को प्रश्नों को हल करने के लिए, उसको अनुचित साधन कहा जाएगा। तो यह दोनों ही बातें क्या होंगी, अनुचित साधन के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न है, अनुचित साधन में क्या शामिल नहीं है? तो कौन सी बात जो है अनुचित साधन नहीं समझी जाएगी? तो यहाँ पर प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण का षड्यंत्र करना। तो अगर किसी प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण का अर्थात पेपर लीक करने के लिए अगर कोई कॉन्स्पिरेसी जो है यहाँ पर रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वह अनुचित साधन के अंतर्गत समझा जाएगा। दूसरा है कि प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीत से कब्जे में लेने का प्रयास करना, तो यह भी क्या होगा, अनुचित साधन के अंतर्गत आएगा। अपराधिकृत रीत से प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना, यह भी जो है इसके अंतर्गत आएगा। और अंतिम है, सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की प्राधिकृत रीति से सहायता करना। तो यहाँ पर आप देखें, प्राधिकृत रीति से अगर सहायता की जाती है तो इसको अनुचित साधन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कोई जो व्यक्ति है, इन्विजिलेटर है, उसको इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि वह परीक्षार्थी की कोई सहायता कर सके, लेकिन वह एक दायरे में रहते हुए सहायता करे। तो जो व्यक्ति जिस बात के लिए उसको प्राधिकृत किया गया है, अगर उसके लिए वह सहायता करता है तो ऐसा जो कार्य है वह अनुचित साधन के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। यह बात महत्वपूर्ण है और धारा 2 के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, जो शब्द इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसका अर्थ किस विधि के अनुसार लिया जाएगा अगर उस विधि में उसे परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जो धारा 2G है, इसके अंतर्गत एक बात बताई गई है, वह यह है कि अगर कोई शब्द है, ऐसा शब्द है जो कि इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है और उसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उसको भारतीय दंड संहिता, जिसे वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, इस संहिता के अंतर्गत उसको परिभाषित किया गया है, तो उसका वही अर्थ होगा जो कि भारतीय दंड संहिता अर्थात वर्तमान की भारतीय न्याय संहिता में जो अर्थ उसका बताया गया है, वही अर्थ जो है इस अधिनियम के लिए भी उसको समझ लिया जाएगा। बाकी यह जो है यह गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुचित साधनों का अगर उपयोग किया जाता है तो इसका प्रतिषेध किया गया है और वह धारा 3 के अंतर्गत ऐसा प्रतिषेध किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसको पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो सामान्य सी बात है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने से प्रतिषेध की बात अगर करें तो वह जो है धारा 3 के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण, इसका प्रतिषेध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो प्रश्न पत्र को कब्जे में रखना या उसको जो है डिस्क्लोज करना, पेपर एक तरीके से लीक करने की बात की जा रही है। तो प्रश्न पत्र को कब्जे में रखना और उसको प्रकटीकरण करना, इसको जो है प्रतिषेध किया गया है धारा 4 के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 4 के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को खोलने, उनका वितरण करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति नियत समय पर क्या नहीं कर सकता है? तो नियत समय पर उस प्रश्न पत्र को खोलने के लिए, उसको छात्रों के या परीक्षार्थियों के बीच में बांटने के लिए एक व्यक्ति प्राधिकृत है, लेकिन ऐसा प्राधिकृत तब है जबकि नियत समय हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति प्राधिकृत होने के बावजूद वह नियत समय पर क्या नहीं कर सकता? तो नियत समय पर वह उसकी कॉपी को या प्रतियों को खोल सकता है या उसके किसी भाग को खोल सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है, उसको हल कर सकता है, जबकि अगर उसको प्राधिकृत किया गया है तब, अन्यथा नहीं। लेकिन परीक्षार्थियों को गोपनीय सूचना देने के लिए वह किसी तरीके से वह प्राधिकृत नहीं होता है, अर्थात कोई भी गोपनीय सूचना है वह उसको अपने तक सीमित रखेगा, वह परीक्षार्थियों को वह ऐसी सूचना का प्रकटीकरण नहीं कर सकता और इसको धारा 4 के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में परीक्षा कार्य से न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में अगर कोई व्यक्ति परीक्षा कार्य में न्यस्त किया गया है, न्यस्त से तात्पर्य है
कि उसको वैश्वासिक रूप में यह पद दिया गया है या उसको रखा गया है कि आप जो परीक्षा की शुचिता है, उसकी गोपनीयता है, उसको मेंटेन रखेंगे और इसके लिए हम आपको यह पेपर या इस तरीके की कोई ज़िम्मेदारी है उसको देते हैं। तो एक विश्वास के रूप में उस व्यक्ति को इस तरीके की ज़िम्मेदारी दी जाती है और ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि वह उस गोपनीयता को भंग करता है या पेपर के बारे में जो भी सूचनाएँ हैं, उसको प्रकट करता है। तो उस प्रकट को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए यहाँ पर धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि और यह बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति इस तरीके से कोई भी कार्य या जो है कोई भी प्रकट नहीं करेगा। तो यहाँ पर धारा 5 के अंतर्गत ऐसा रोकथाम किया गया है। अगला प्रश्न है कि कोई भी अपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक या ओएमआर शीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कार्य अपराध होगा? तो कोई अपराधिकृत व्यक्ति है तो पहली सब बात आपको यही समझना होगा कि अपराधिकृत व्यक्ति है अगर तो न तो वह किसी भी प्रश्न पत्र को समय से पूर्व वह क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, न हो तो उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, न ही कब्जे में ले सकता है। तो अगर अपराधिकृत व्यक्ति है तो वह किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, ओएमआर शीट इसको न तो प्राप्त कर सकता है, न प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, न ही उसको कब्जे में ले सकता है। लेकिन अगर वह अपराधिकृत होता तो ये सारे कार्य कर सकता था। तो धारा 6 के अंतर्गत इसको यहाँ पर जो है अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 7 के अंतर्गत परीक्षा केंद्र में प्रवेश को किन व्यक्तियों के लिए प्रतिषेध किया गया है? तो धारा 7 के अंतर्गत परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध किया गया है। तो किस व्यक्ति को निषेध किया गया है? तो कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं किया गया है, अर्थात उसको अगर जिम्मेदारी दी गई होती, उसको नियुक्त किया गया होता, तो यहाँ पर उसको जो है प्रतिषेध न होता, लेकिन उसको सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य अगर नियुक्त नहीं किया गया है तो उसको जो है परीक्षा सेंटर में प्रवेश करने से निषेध किया जा सकता है। दूसरा है जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगा हुआ है, तो अगर वह नहीं लगा हुआ है और जो परीक्षार्थी नहीं है, इनमें से कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात उनको परीक्षा में प्रवेश करने से प्रतिषेध लगाया जाता है और धारा 7 के तहत ऐसा प्रतिषेध लगाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 की धारा 8 के अंतर्गत परीक्षा केंद्र में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए क्या परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से धारा 8 के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि मान लीजिए एक यह स्कूल है या कोई केंद्र है, इसको परीक्षा सेंटर बनाया गया है और परीक्षा सेंटर जब बना दिया गया है तो परीक्षा जो है केवल इसी सेंटर के अंदर आयोजित की जाएगी। इससे भिन्न किसी भी स्थान पर परीक्षा का जो केंद्र है या परीक्षा नहीं आयोजित कराई जा सकती है। इसीलिए अगर आप देखें तो परीक्षा अगर यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो भले वो परीक्षा रद्द हो जाए, उस सेंटर को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन इसके स्थान पर नाम इसका रहे और दूसरे किसी परिसर में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाता है। तो धारा 8 के अंतर्गत इसका उत्तर क्या होगा? नहीं होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में प्रबंध तंत्र संस्था या अन्य के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो अगर प्रबंध तंत्र या जो मैनेजमेंट है या इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूट में वह परीक्षा आयोजित कराई जा रही है या मैनेजमेंट है, इनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, मान लीजिए इनके द्वारा क्या होता है कि कई बार देखने को यह आता है कि जो मैनेजमेंट होता है यह सेटिंग कर लेता है बाहर से किसी से, वह किस लिए? पेपर लीक कराने के लिए। तो पेपर लीक कराने के लिए यह अपना सेटिंग कर लेते हैं और अंदर ही अंदर यह नकल की व्यवस्था करा देते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई कार्य किया जाता है तो धारा 9 के अंतर्गत उनका जो कार्य है वह क्या होगा? अपराध होगा। और अपराधी कौन समझा जाएगा? तो जो उस समय भारसाधक होगा, जो मैनेजमेंट संस्था का जो मुखिया होगा वह उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है जब कभी प्रबंध तंत्र या संस्था या समिति दायित्व भागीदारी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या उनकी उपेक्षा के फलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिए कौन दंडित किए जाएंगे?
तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई मैनेजमेंट के द्वारा कोई अपराध किया जाता है या संस्था के द्वारा अपराध किया जाता है और उनके द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से पेपर को लीक आदि कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है धारा 9 खंड 2 के अंतर्गत, 9 खंड 2 के अंतर्गत तो दंडित किए जाएंगे ऐसे निदेशक, भागीदार, जो मैनेजर होंगे या सेक्रेटरी या अन्य प्राधिकारी जो कि जिम्मेदार होंगे इनके लिए, इनमें से जो भी जिम्मेदार होगा वह सब क्या होंगे, दंडित किए जाएंगे। और धारा 9 के अंतर्गत खंड 2 में उनके लिए पनिशमेंट की बात या जिम्मेदारी की बात यहाँ पर थोपी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में दंड या सस्ती या पेनाल्टीज का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 10 जो है इसको याद रखेंगे, इसके अंतर्गत पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है या दंड। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2F1 में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए जो है दंड का प्रावधान आप देख रहे हैं धारा 10 में दिया गया है। तो 10 के पहले खंड के अंतर्गत यह बताया गया कि अगर कोई परीक्षार्थी धारा 2F उपधारा आई के अंतर्गत अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सजा कितनी होगी। तो सजा जो है 3 वर्ष तक का कारावास होगा। पहली बात, 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उसे, और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपए, न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, अर्थात 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा जुर्माने की जो धनराशि है, इससे दंडित किया जाएगा। और अगर वह 1 लाख रुपए का यह जुर्माना इसका संदाय नहीं करता है तो यहाँ पर उसको फिर 9 महीने का एक्स्ट्रा कारावास की सजा उसको दी जाएगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 10 खंड 1 के अंतर्गत यह जो पनिशमेंट है वह दिया जाता है। अब देखेंगे धारा 2F1 के अंतर्गत कौन सा अपराध की बात की गई है। तो 2F के अंतर्गत अनुचित साधन को परिभाषित किया गया है। तो पहले खंड के अंतर्गत बताया गया है कि अगर किसी परीक्षार्थी के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में किसी भी तरीके से कोई अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराधिकृत रूप से कोई सहायता ली जाती है या रिटेन या रिकॉर्डेड या अन्य तरीके से मुद्रित कोई साधन का प्रयोग किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट की बात है। अगला प्रश्न है, धारा 2F खंड 2 में यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अगर उल्लंघन किया जाता है या दुष्प्रेरण किया जाता है तो वहां पर कौन सा दंड दिया जाएगा। तो 2F खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण किया जाता है या प्रकट करने का, एक तरीके से पेपर लीक की बात की जा रही है, तो पेपर लीक किया जाता है या उसका प्रयास किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो धारा 10 खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो 10 खंड 2 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई पेपर लीक करता है तो वहां पर या उसका प्रयास करता है या उसका षड्यंत्र करता है तो उसके लिए जो कारावास की अवधि होगी वह 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन वह आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ जुर्माना कितना होगा, तो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का वहां पर जुर्माना हो सकता है। तो ये एक तरीके से आप देख रहे हैं, यह बहुत ही कठोर सजा का जो प्रावधान है यहाँ पर किया गया है। और अगर जुर्माना न दिया जाता है तो फिर यहाँ पर 2 वर्ष का एक्स्ट्रा कारावास उसको दिया जाएगा। इस प्रकार से यह सभी जो सजा है वह धारा 10 खंड 2 के अंतर्गत दी जा सकती है। तो धारा 2 खंड F के अंतर्गत आप देखें दूसरे खंड में अपराध कौन सा है जिसके लिए इतनी कठोर सजा की प्रावधान किया गया है कि 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तो यहाँ पर है कि प्रश्न पत्र अर्थात पेपर लीक का प्रयास करना, षड्यंत्र करना या उसको पेपर लीक करवाना या प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रीति से प्राप्त कर लेना या अपने कब्जे में लेना, अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र हल करना या सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रीति से सहायता करना। अगर इस तरीके को कोई कार्य किया जाता है तो आप देख रहे हैं कितना जो है कठोर दंड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो धारा 2F उपखंड 2 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि अपराध क्या है, तो प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण या प्रकटन का प्रयास, षड्यंत्र। तो पेपर लीक का यहाँ पर पूरा व्यवस्था की गई है। दूसरा, प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रूप से प्राप्त करना, प्रयास करना, कब्जे में लेना या उसका प्रयास करना, अपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या सहायता मांगना, ये सारे कार्य हैं इसके अंतर्गत।
सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सहायता करना। अगला प्रश्न है, धारा 10 खंड 2 में के अंतर्गत यदि जुर्माने का संदाय नहीं किया जाता है तो किस अवधि के कारावास का जो है दंड यहाँ पर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर सजा कितनी है, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास का प्रावधान है। और इसी के साथ साथ जुर्माना कितना है, 10 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने की सजा यहाँ पर दी गई है। और आगे यह बताया गया कि अगर यह जुर्माने की धनराशि नहीं दी गई तो वहां पर फिर उसको 2 वर्ष का एक्स्ट्रा जो है कारावास की सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, प्रश्न आपका क्या है कि अगर जुर्माने का संदाय नहीं दिया जाता है तो फिर 2 वर्ष होगा, एक्स्ट्रा जो है कारावास की अवधि उसको बितानी होगी। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से किस अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय जो है किसी पर्याप्त और विशेष कारणों से यह 10 साल से कम की भी सजा दे सकता है। किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 10 के अंतर्गत खंड 2 में एक परंतुक दिया गया है और इस परंतुक में यह बताया गया कि जो सजा आप देख रहे हैं कि मिनिमम 10 साल ही होगी और अधिकतम आजीवन कारावास, तो वहां पर अगर न्यायालय विशेष कारणों से अगर आवश्यक समझता है तो वह 10 वर्ष से कम की अवधि का भी कारावास की सजा दे सकता है। अगला प्रश्न है, यदि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यदि किसी अभ्यर्थी को अपराध के लिए दोषी किया जाता है तो उसे कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से कितने वर्ष के लिए डिबार किया जा सकता है। तो इस अधिनियम के तहत मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई परीक्षार्थी है, उसने कोई अपराध किया और उसको दोषी किया गया, तो ऐसी स्थिति में धारा 11 यह प्रावधान करती है कि उसको 2 वर्ष के लिए जो है परीक्षा देने से डिबार कर दिया जाएगा। अर्थात वह 2 वर्ष तक के लिए कोई भी परीक्षा उस राजस्थान राज्य की नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में संपत्ति की कुर्की और अभिहरण का या अधिहरण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति है और इस अधिनियम के तहत अपराध करके उसने कुछ पैसे कमाए और उस पैसे के द्वारा कुछ संपत्ति उसने बनाई हुई है, तो ऐसी संपत्ति की जो कुर्की की जा सकती है और उसको जब्त भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अन्वेषण करने वाला अधिकारी है, अगर उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार से कोई संपत्ति बनाई गई है, अर्जित की गई है, तो वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चाहे वह चल हो या अचल संपत्ति हो, उसको वह क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। और खंड 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब इस प्रकार की कोई संपत्ति कुर्क की जाती है या उसको अभिगृहित किया जाता है तो 48 घंटे के भीतर ऐसी कुर्की या अभिग्रहण की सूचना उसको न्यायालय को दिया जाएगा। और फिर न्यायालय क्या करेगा, तो न्यायालय चाहे तो इस कुर्की को वह अप्रूव कर दे या उसको रद्द कर दे। यहाँ पर इतनी प्रावधान जो है महत्वपूर्ण है धारा 12 के लिए। अगला प्रश्न है, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई संपत्ति किसी अपराध के आगम की द्योतक है, अर्थात इस अधिनियम के तहत अपराध करके कोई संपत्ति बनाई गई है, अर्जित की गई है, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कौन सी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है या अभिगृहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर चल और अचल इन दोनों प्रकार की ही संपत्तियों को अभिगृहित किया जा सकता है या कुर्क किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण अधिकारी कुर्की के कितने घंटे के भीतर न्यायालय को एक कुर्की की सूचना देगा। तो यहाँ पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि ऐसी कुर्की कौन कर सकता है। तो अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो अधिकारी होगा वही कुर्की कर सकता है। और कुर्की जब करता है तो 48 घंटे के भीतर, आपने देखा धारा 12 खंड 3 के अंतर्गत प्रावधान है कि 48 घंटे के भीतर इसको सूचना किसे दी जाएगी, कोर्ट को दी जाएगी। किस कोर्ट को, तो जिस कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोष सिद्ध किया है उसी कोर्ट को इस प्रकार की सूचना दी जाती है। और 48 घंटे के भीतर जब उसको सूचना दे दी जाएगी तो फिर कोर्ट के ऊपर है वह क्या करे, उसको रद्द कर दे या उसको अप्रूव कर दे। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के आगम से समस्त प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं। तो इस आगम से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो इस अधिनियम के तहत अपराध के आगम, तो इसे जो है धारा 12 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया गया है। उसी स्पष्टीकरण में बताया गया है कि अपराध के आगम से तात्पर्य यह है कि कोई अपराध करने से उत्पन्न कोई संपत्ति है या कोई अपराध करके प्राप्त की गई कोई संपत्ति है
या संपत्ति संबंधित निधि के माध्यम से अर्जित कोई संपत्ति है जिसमें नकदी भी सम्मिलित होगी। यह सभी जो संपत्तियां हैं, सभी प्रकार की संपत्तियां हैं, वह क्या समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करके वह प्राप्त की गई है, चाहे वह अपराध करने से प्राप्त हुई हो या उससे उत्पन्न हुई हो या उसके माध्यम से वह प्राप्त की गई हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 में समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र का दायित्व किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र करने का जो दायित्व है, यह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम की धारा 10 खंड 2 के अधीन अपराध का दोषी पाए जाते हैं तो वहां पर फिर आगे क्या उसका परिणाम हो सकता है? तो अगर कोई प्रबंध तंत्र है या कोई संस्था है और वह जो है धारा 10 के अंतर्गत वह दोषी पाए जाते हैं और उनको दंड दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रबंध तंत्र या संस्था है या सीमित दायित्व भागीदारी है, वह परीक्षा से संबंधित समस्त लागत और व्यय संदान करने के लिए दायी होंगे। मान लीजिए अगर उन्होंने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है और अनुचित साधन का प्रयोग करके इस प्रकार से उन्होंने पेपर लीक आदि की घटनाओं को अंजाम दिया है और वह फिर धारा 10 खंड 2 के तहत वह दोषी पाए जाते हैं, तो दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर जो है जो सजा दी जाती है 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और यहाँ पर कारावास की सजा जो होती है वह 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा, यह तो दिया ही जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो उस अपराध के करने वाले व्यक्ति हैं उनसे उस परीक्षा से संबंधित जो भी लागत है, व्यय है, वह सब भी वसूला जाएगा और उन्हें सदैव के लिए फिर डिबार भी किया जा सकता है, अर्थात यह दोनों ही सस्ती उनके ऊपर लगाई जा सकती है। धारा 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 14 के अधीन निर्दिष्ट अपराध हो सकते हैं। तो धारा 14 के अंतर्गत यह बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे वह कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे, जमानती नहीं होंगे बल्कि गैर जमानती होंगे, असमनी होंगे। तो यहाँ पर संज्ञेय, गैर जमानती और असमनी, यह जो है चौथा विकल्प आपका सही है। संज्ञेय होगा, इसका तात्पर्य यह है कि बिना वारंट के जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अजमानती है तो यहाँ पर न्यायालय जो है जमानत विवेक के ऊपर होगा उसके कि वह जमानत दे या न दे। असमनीय होंगे, तो इस प्रकार से धारा 14 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर अन्वेषण करने की जो शक्ति है वह धारा 15 के अंतर्गत बताई गई है कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध अगर किया जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वह एडिशनल पुलिस अधीक्षक अर्थात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा, उससे नीचे के पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो पुलिस उपाधीक्षक शब्द को आपको ध्यान रखना है, यह नहीं कर सकता है, अधीक्षक नहीं कर सकते बल्कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उसकी ऊपर की जो रैंक के पुलिस अधिकारी है वह कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो है धारा 15 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामले के जो विचारण है वह किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा? अगर इस अधिनियम के तहत कोई विचारणीय मामला है, कोई विचारणीय अपराध किया गया है तो उसका विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में धारा 16 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। अब इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालय के द्वारा तो किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभिहित न्यायालय कौन होगा तो इसके बारे में धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। और 17 में बताया गया है कि ऐसे न्यायालयों को, अभिहित न्यायालय को जो नियुक्ति है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और राज्य सरकार कैसे करेगा तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके परामर्श से जो है वह कर सकता है। और किसे नियुक्त किया जाएगा, यहाँ पर सेशन न्यायालय को। तो इस अधिनियम के अधीन अभिहित विशेष न्यायालय के द्वारा जो है जो न्यायाधीश जो है निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे शक्ति प्रदान की जाएगी, उसे ही विचारण करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला विकल्प ज्यादा सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन अभिहित न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो जो धारा 17 के तहत अभिहित न्यायालय की नियुक्ति की जाती है और न्यायालय
किसे अभिहित किया जाता है, तो सेशन कोर्ट को इस तरीके के रूप में उसको पावर दिया जाता है। और शक्ति किसके पास है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य की जो सरकार है उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है और धारा याद रखेंगे धारा 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा न्यायालय सक्षम है, तब तो आपको देखना है सत्र न्यायालय को लगाना होगा, क्योंकि आपने धारा 17 के अंतर्गत देखा, 17 के अंतर्गत किसे सशक्त किया गया है, तो सेशन न्यायालय को सशक्त किया गया है। और उसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है न्यायालय की अभियुक्ति की जाती है, हालांकि जज की नियुक्ति तो हाई कोर्ट ही करता है। अगला प्रश्न है, अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना यह किस धारा में प्रावधानित है। तो इस अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना यह प्रावधान धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम के जो प्रावधान है वह किसी अन्य विधि के या अन्य अधिनियम के प्रावधानों को छोटा नहीं करेंगे, उनके ऊपर यह प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि इनका जो अलग अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर धारा 18 में बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। यह कानून बनाया गया और यहाँ पर एक कानून पहले से ही विद्यमान है, तो यह इसके अतिरिक्त होगा। यहाँ पर इसका जो प्रभाव है इसके दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से धारा 18 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति किसके पास है। तो अगर कोई इस अधिनियम को लागू करने में अगर कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार जो है उस कठिनाई को दूर कर सकती है। धारा 19 के तहत उसके पास ऐसी शक्ति प्राप्त है। तो कोई भी आदेश जो है वह दे सकती है कि जिससे उस कठिनाई का निराकरण किया जा सके। जब ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो ऐसा जो आदेश है वह 2 वर्ष तक जो है लागू रहता है, 2 वर्ष के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार उसके निराकरण के लिए आवश्यक आदेश दे सकती है। ऐसे आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ के कितने समय के बाद नहीं दिया जाएगा। तो हालांकि यह नया अधिनियम बनाया गया, तो 2022 में जो है यह अधिनियम बनाया गया और बनाने के बाद इसको लागू करने में कोई कठिनाई अगर उत्पन्न होती है तो उत्पन्न कठिनाई के दूर करने के लिए राज्य सरकार जो है आदेश दे सकती है। तो राज्य सरकार इस प्रकार से आदेश दे सकती है, लेकिन यह केवल इस अधिनियम के बनाए जाने की तारीख से 2 वर्ष तक ही इस प्रकार से आदेश दिया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद जो है ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर 2022 में यह अधिनियम बनकर तैयार हुआ तो इसको लागू करने में अगर कोई कठिनाई आती है तो 2024 तक ही कोई आदेश दिया जा सकता है, उसके बाद कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो नियम बनाने की शक्ति जो है वह धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसी शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास ऐसी शक्ति प्राप्त है। प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति आपने देखा राज्य सरकार के पास है और धारा 20 के अंतर्गत ऐसी शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कितने दिन के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई नियम जो है धारा 20 के तहत बनाया जाता है तो नियम बनाए जाने के बाद उसको 14 दिन के भीतर वहां पर 14 दिन के भीतर नहीं बल्कि उसको 14 दिन के लिए राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। और यह जो 14 दिन है वह एक सत्र में या 2 लगातार जो सत्रों में समाविष्ट हो सकता है। तो वहां पर फिर उसको रखा जाएगा और उस सदन में फिर उसकी चर्चा होगी, फिर उस नियम को अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव कर दिया जाता है फिर वह एक कानून के रूप में प्रभावी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दूसरे खंड में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। तो आपने देखा इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 2 अनुसूची दी गई है और पहले अनुसूची के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी को बताया गया है और उसमें 10 प्राधिकारियों के नाम बताए गए हैं और दूसरे अनुसूची के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा कौन कौन सी होगी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भी सार्वजनिक परीक्षाएं कितनी बताई गई हैं, 10 बताई गई हैं। तो 2 अनुसूचियां दी गई हैं और दोनों के अंतर्गत पहले में परीक्षा प्राधिकारी और दूसरी में सार्वजनिक परीक्षा किसे कहेंगे इसके बारे में बताया गया है।
अगला प्रश्न है, अधिनियम की अनुसूची 1 में कितने प्राधिकारियों का नाम दिया गया है? तो आपने देखा 10 प्राधिकारियों का नाम दिया गया है और इसी तरीके से अगर सार्वजनिक परीक्षा की बात पूछी जाए तो 10 सार्वजनिक परीक्षाओं का भी नाम दिया गया है दूसरी अनुसूची में। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुल 45 प्रश्न के माध्यम से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 को कंप्लीट किया गया और यह जो वीडियो है यह राजस्थान की एपीओ की परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसके पिछले जो प्रश्नों को जरूर हल करें जो कि 1992 का अधिनियम है। तो इस प्रकार से आपको कम प्रश्नों के माध्यम से यह पूरा अधिनियम जो है बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। धन्यवाद।